हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले एस्पायरेशन निमोनिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है। तो एस्पायरेशन निमोनिया का मतलब होता है कि जब लंग में कोई भी फॉरेन मटेरियल चला जाता है तो उसकी वजह से लंग में इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब है कि वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद वहाँ पर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से ये लंग का इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस है जो कि फॉरेन मटेरियल लंग में जाने की वजह से होता है। तो लार्ज एनिमल में खास करके जो फॉरेन मटेरियल लंग में जाता है तो वो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड यानी कि फ्लूइड। क्योंकि जब हम पशु को कुछ लिक्विड पिलाते हैं, मेडिसिन लिक्विड पिलाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम गलती करते हैं पिलाने में, खास करके जब हम क्या करते हैं कि पिलाते समय जो भी हम मेडिसिन पशु को पिला रहे हैं होते हैं तो तब हम उसकी जो टंग होती है, उसकी जो जीभ होती है, तो उसको हम पकड़ कर रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड हम उसको पिलाते हैं वो पशु के लंग में चला जाता है। या तो फिर हम बहुत बार क्या करते हैं कि जो लिक्विड पिलाते हैं वो इतना फास्ट पिलाते हैं कि पशु वो निगल ही नहीं पाता, यानी कि उसकी जो निगलने की स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से हम उसको लिक्विड पिलाते हैं तो वो लंग में चला जाता है। इसके अलावा जब हमें कुछ मेडिसिन्स देने होते हैं तो हम स्टमक ट्यूब डालते हैं, या फिर और किसी डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए तो हम वहाँ पर अगर स्टमक ट्यूब डालते हैं तो वो अगर गलती से स्टमक में यानी कि रूमेन में जाने की बजाय अगर उसके लंग में चला जाए तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं एस्पायरेशन निमोनिया होने के। और ख़ास करके ये प्रॉब्लम कब आती है जब पशु में पहले से किसी कारण उसमें वीकनेस है, यानी कि पशु को पहले बीमार है या कुछ हुआ है, प्राइमरी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से पशु पहले ही वीक है और ऐसी कंडीशन में अगर हम उसको लिक्विड पिलाते हैं कोई भी तो वहाँ पर वो लंग में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है तो उसका हमें ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए, उसमें क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं और उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है यानी कि पशु के रिकवर होने के चांसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। एस्पायरेशन निमोनिया जनरल एनास्थेसिया के इंडक्शन के समय भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हम जो एयरवेज है उसको ठीक तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो। और जो उसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है तो वो डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड लंग में गया है वो किस टाइप का है और उसका वॉल्यूम कितना है। और इसके अलावा जो उसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है वो भी डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड लंग में गया है तो वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लंग में कितना हुआ है, तो उस पर भी सब बातें डिपेंड करती है। अगर लंग में जाने वाला फ्लूइड बहुत ज़्यादा इरिटेंट है या उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लार्ज अमाउंट में अगर फ्लूइड लंग में जाता है तो उसकी सीवियरिटी उतनी ही बढ़ जाती है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि पशु की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। एस्पायरेशन निमोनिया के ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो हाइपोकैल्सेमिक काऊ में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, यानी कि जिस गाय में मिल्क फीवर हुआ है तो ऐसे केसेस में ड्रिंचिंग निमोनिया या एस्पायरेशन निमोनिया जो होता है तो उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो गाय होती है तो वो इतनी वीक होती है कि वो कुछ भी निगलने के कंडीशन में नहीं होती है। और दूसरा कारण जो होता है तो वो होता है कि वो या तो लैटरल रिकम्बेंसी में होती है या फिर स्टर्नल रिकम्बेंसी में होती है, जब जो ओनर है उसको पिलाने की कोशिश करते हैं
तो ज़्यादातर केसेस में लैटरल रिकम्बेंसी में होती है, तो उस वजह से जो फ्लूइड वो जो मेडिसिन वो पिलाने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा लंग में चला जाता है। एस्पिरेशन निमोनिया के केसेस में पशु जो है वो बार बार खांसते रहता है, वहाँ पर फेटिड स्मेल यानी कि बहुत ही, जिसको हम एक्सट्रीमली बैड स्मेल कह सकते हैं, तो वैसी स्मेल आएगी और म्यूकोपुरुलन नेजल डिस्चार्ज होगा, यानी कि जो नेजल डिस्चार्ज है उसमें पस हो सकता है। तो दोनों भी जो सिम्टम्स है यानी कि फेटिड स्मेल और म्यूकोपुरुलन नेजल डिस्चार्ज, ये दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से एक साइन उसमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ पशु में बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा और पशु जो है वो खाना पीना एकदम से बंद कर देगा। अगर मिल्किंग एनिमल है तो उस मिल्किंग एनिमल में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यहाँ तक कि वो 0 पर भी आ सकता है। जिस पशुओं में एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है तो वो पशु खुद को बाकी हर्ड से सेपरेट कर लेता है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है यानी जिसे हम पायरेक्सिया कहते हैं, तो वो 104 105 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो एडवांस स्टेज में जाएगा तो वहाँ पर पायरेक्सिया हमें मिलेगा ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। खास करके जिस पशुओं में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें हमें जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो हाई देखने को मिलेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ पशु का जो रेस्पिरेशन रेट है तो वो बहुत ज़्यादा 60 से भी ऊपर चला जा सकता है। इसके साथ साथ हमें विजिबल साइन देखने को मिलेंगे उसके पेन के, जैसे कि आर्च बैक कंडीशन है, जो उसकी गर्दन है वो पशु एकदम स्ट्रेच करके रखेगा, तो ये भी सिम्टम हमें उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पशु जो है वो मेंटली डल दिखाई देगा और इसके साथ ही पशु जिसे हम रिलेक्टेंस टू मूव कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगी। अगर हम पशु का म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे तो वो हमें डार्क रेड या जिसे हम ब्राइट रेड कलर का कहते हैं तो उस तरह का हमें दिखाई देगा। तो स्पेशली ये खास हमें इंडिकेट करता है कि पशु में एंडोटॉक्सिमिया डेवलप हुआ है। एस्पिरेशन निमोनिया में जनरली जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर जनरली एरोबिक और अनएरोबिक दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट के लिए ऐसे एंटीबायोटिक का चयन करना है जो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया पर काम करे। तो उसके लिए हम जैसे पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक होते हैं, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के होते हैं, तो जो कि एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करते हैं, और उसके साथ जो मेट्रोनिडाज़ोल होता है जो कि अनएरोबिक बैक्टीरिया पर काम करता है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और टॉक्सिमिया को कॉम्बैट करने के लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जैसे कि फ्लूनिक्सिन, मेग्लूमाइन, तो उसका भी आप वहाँ पर 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लूइड थेरेपी होती है, एक तो ओरल फ्लूइड थेरेपी या इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो कि रिहाइड्रेशन के लिए और न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए इस केस में हमें देनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमें जो एंटीबायोटिक है वो कम से कम 10 से 14 दिनों तक देना चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।